अगर आप इस साल कोई भी घर खरीदने की सोच रहे हो तो बिल्कुल मत खरीदना। आप बर्बाद हो जाएंगे। अरे भाई, ये मैं नहीं कह रहा, ये आपके बैंक का डेटा कह रहा है। हम सबको बचपन से सिखाया गया है ना कि किराए पे घर लेने का मतलब है पैसा नाली में बहाना, पैसे में आग लगा देना, और अपना खुद का घर मतलब लाइफ सेटल। लेकिन क्या आपको पता है कि जिस घर को, जिस फ्लैट को आप अपना एसेट समझते हो, वो एक्चुअल में आपकी जेब से पैसा निकालकर बैंक के लॉकर में पैसा डाल रहा होता है। आज आपके पड़ोस के या मेरे पड़ोस के शर्मा जी के प्रेशर को साइड में रखते हैं और अगले 5 मिनट में मैं आपको एक ऐसा मैथ बताऊंगा जो आपका बैंक आपको कभी नहीं बताता, हमेशा आपसे छुपाने की कोशिश करता है। और वीडियो के एंड में मैं आपको एक ऐसी स्ट्रेटेजी भी बताऊंगा कि कैसे बिना ईएमआई के प्रेशर के, बिना टेंशन के भी आप अपने लिए घर खरीद पाएंगे। तो वीडियो में जरूर बने रहें। चलिए, अब मान लेते हैं कि आपने 50 लाख का एक फ्लैट पसंद किया। अब उस फ्लैट को पसंद तो कर लिया आपने, अब उसको डाउन पेमेंट देना है, तो आपने किसी भी तरीके से अपनी एफडी तोड़ ताड़ कर और भी जहां इधर उधर से पैसा जुटाकर 10 लाख का डाउन पेमेंट कर दिया। फिर भी बचे 40 लाख रुपए। अब वो 40 लाख का आपने होम लोन ले लिया 8.5% इंटरेस्ट रेट पर 25 साल के लिए। अब आपकी ईएमआई बनी 32,200 रुपए हर महीने, 32,200 रुपीज एवरी मंथ। अब आपको लगेगा कि वाह, लंबा टेन्योर का लोन लिया तो ईएमआई भी कम आ गई, कम टेन्योर का लेता तो ईएमआई भी ज्यादा होती, कहां से देता, ये तो फायदा हो गया। यही सबसे बड़ा धोखा है। अब ध्यान से सुनिए, जो आपका बैंक अपनी फाइल के पीछे छुपा देता है वो मैथ मैं बताता हूँ। आपको क्या लगता है, आपने जो 40 लाख का होम लोन लिया है उसके लिए आप कितना पैसा दोगे? आपको लगेगा कि 40 लाख का होम लोन लिया है तो थोड़ा बहुत तो इंटरेस्ट देना पड़ेगा, ब्याज तो देना पड़ेगा। बट कितना देना पड़ेगा आपको पता है? 25 साल में 40 लाख का जो आपने लोन लिया है उसके लिए आपको टोटल बैंक को 96.5 लाख रुपीस पे करना पड़ेगा। जी हाँ, सही सुना आपने, यानी 56.5 लाख रुपीस आप एक्स्ट्रा पे कर रहे हो, जितने का तो आपने घर ही नहीं लिया, जितना तो टोटल उसका अमाउंट नहीं था। 40 लाख का लोन लिया और उसके बदले में 56 लाख तो सिर्फ ब्याज ब्याज में दे दिया। वही 50 लाख का घर आपको पड़ा 1,06,00,000 रुपए का। और आप 25 साल तक ईएमआई के प्रेशर में रहे, 25 साल तक की जिंदगी आप ऑफिस में घिसते रहे। किस कारण से? उस बैंक के मैनेजर, उस बैंक के स्टाफ की सैलरी निकालने के लिए। अब मुझे एक बात बताइए, क्या अब भी वो घर आपको सस्ता लग रहा है? अब भी वो घर आपको वर्थ इट लग रहा है? और अगर आपको ये समझ में आ गया कि नहीं, तो अभी रुकिए, अभी इसके दूसरे साइड पर चलते हैं। अब मान लीजिए कि आप वही 32,200 रुपए ईएमआई देने के बजाय आप उस फ्लैट को, जो 50 लाख का फ्लैट मिल रहा है, 50 लाख का 2 BHK से बड़ा फ्लैट नहीं मिलेगा, वो भी आपको पता है। तो 2 BHK फ्लैट के लिए आप 32,200 ईएमआई ना पे करके आप उसे रेंट पे ले लेते। लेट से कि उसका रेंट है 18,000 रुपए, 18,000 रुपीज। तो हर महीने आपके बचते 14,200 रुपए, और आपका वो जो 10 लाख आपने डाउन पेमेंट किया था वो पूरा का पूरा पैसा सेफ रहता। अब सोचिए कि आपके जो वो 10 लाख रुपए बचे हुए थे, उस पूरे 10 लाख रुपए को आप किसी भी एक नॉर्मल इन्वेस्टमेंट में डाल दिए होते, लेट से निफ्टी 50 में डाल दिए होते, और आपके ये जो बच रहे 14,200 रुपए, इसका आप हर मंथ एक SIP कर रहे होते। 25 साल तक जो आप ईएमआई भर रहे हैं वो 25 साल तक आप SIP कर रहे होते। अब सिनेरियो देखिए, अब 25 साल बाद मान लीजिए उसी सेम टाइम पर आपने रेंट पे ले लिया, बट आपका एक दोस्त ने ले लिया घर 25 साल की ईएमआई पर उतना पैसा देके। तो 25 साल बाद जब वो दोस्त आपका, जिसने फ्लैट लिया हुआ है, 25 साल तक अपनी ईएमआई भर भर के जब वो एक्चुअल ऑनर बनेगा, अब तक वो ऑनर नहीं था, बैंक ही ऑनर था 25 साल तक, जब वो एक्चुअल ऑनर बनेगा तो उसके पास होगा एक जर्जर झरझरी 20-25 साल पुरानी बिल्डिंग, और आपका दोस्त भी उसी बिल्डिंग की तरह झरझर हो चुका होगा, बूढ़ा हो चुका होगा, कि आगे अब उसके पास कोई उतने ऑप्शंस भी नहीं रहेंगे कि वापस से वो अपनी फाइनेंशियल वेल्थ बिल्ड कर सके। लेकिन वहीं दूसरी तरफ आपने तो स्मार्ट डिसीजन लिया, आपने वो फ्लैट लोन पे ना लेके आप रेंट पे ही रहे। अब आपके पास पता है उस 25 साल में कितने रुपए होंगे?
अब आपके अकाउंट में होंगे पूरे 4,30,00,000 रुपए। अब जरा कंपेयर कीजिए, कहाँ वो 1 करोड़ रुपए का घर जो एक्चुअल में है 50 लाख का, उसके ऊपर ब्याज व्याज लग के वो ऑलमोस्ट 1 करोड़ हो गया और 25 साल बाद वो पुराना हो गया। आज उसकी वैल्यू शायद 1 करोड़ भी ना होगी। वहीं दूसरी तरफ आपके पास आपने स्मार्टर में रखा और आपके पास आज की डेट में कॉर्पस है 4,30,00,000 रुपीज। अब आप खुद सोचिए, एक्चुअल में अमीर कौन बना, रिच कौन बना? वो जो 50 लाख का उस टाइम पे लोन लेके घर खरीद लिया था, या आप जिसके पास आज की डेट में इतने पैसों का कॉर्पस है? अब दोस्तों ये भी समझिए कि बात सिर्फ पैसे की नहीं है, बात उस डर की भी है जो 25 साल तक लोन पे लिए हुए घर पे इंसान झेलता है। जब सर पे 32,000 रुपए का कर्ज हो ना हर महीने, तो इंसान ऑफिस में भी खुश नहीं रह पाता, बॉस की बदतमीजी भी सहनी पड़ती है क्योंकि ईएमआई देनी है। आपके मन में कोई बिजनेस आइडिया भी चल रहा होगा, लेकिन आप डर के नहीं कर सकते, उस पे आप नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि अगले महीने 1 तारीख को आपके बैंक अकाउंट से ईएमआई कटनी है। आप थके हुए होंगे, बीमार होंगे, परेशान होंगे, फिर भी आप रेस्ट नहीं ले सकते क्योंकि आपको ईएमआई देनी है। यानी कि अब आप आजाद नहीं हैं। आप जिस घर को लोन पे लेके ये समझ रहे थे कि लाइफ सेटल हो जाएगी, उसी घर ने आपको 25 साल के लिए ईएमआई की जेल में डाल दिया। वो घर अब घर नहीं, एक ईएमआई वाली जेल बन गया। और सबसे सैड बात यह है कि वो 25 साल तक ना आप मरते रहे, आप अपनी पूरी 25 साल की लाइफ बैंक को दे दिए और 25 साल बाद जब आपकी पूरी लाइफ खत्म हो चुकी होगी, जब वो बिल्डिंग पुरानी, फ्लैट पुराना हो चुका होगा, तब वो आपका होगा। तब तक वो आपका है ही नहीं, तब तक वो बैंक का है जिसके लिए आप 25 साल मरे। तो अब क्या रास्ता है? देखिए, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग वीडियो के स्टार्ट में ही बताया था कि मैं आपको ये भी बताऊंगा कि क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए घर लेने के लिए। मेरे हिसाब से सबसे पहली बात, आप घर अपने 20s में मत खरीदिए। ट्राई करिए आपकी 30s कंप्लीट हो जाए, 35 इयर्स कंप्लीट हो जाए, उसके बाद सोचिए। क्यों? क्योंकि आपको आपके 30s और 40s के बीच में, 30s से 40 इयर्स कंप्लीट होने के बीच तक में आपको एक अपने कैरियर ग्रोथ करने का, अपना इनकम ग्रोथ करने का बहुत अच्छा टाइम मिल जाता है। तो कम से कम 5 से 10 साल आप रेंट पर रहिए, आप दबा के इन्वेस्ट करिए, एसआईपीस करिए, जितने भी आप स्किल्स पैसिव इनकम कमा सकते हैं, जहां से भी जितना भी इनकम सोर्सेस बना सकते हैं, ट्राई करिए ज़्यादा से ज़्यादा इनकम सोर्स क्रिएट करने का और उस इनकम को आप मैक्सिमम इन्वेस्ट करने पर ट्राई कीजिए। अच्छे अच्छे एसेट्स ढूंढिए, उस पर इन्वेस्ट करिए और एक कॉर्पस क्रिएट करिए। एटलीस्ट जब आपके पास 40% से 50% डाउन पेमेंट करने का पैसा हो जाए, उसके बाद आप अगर ईएमआई पर भी लेते हैं तो आप 50%, लेट से कि आप लेते हैं 50 लाख का घर, तो 50 लाख का आप 50% डाउन पेमेंट करेंगे तो आपका 25 लाख रुपए का ही लोन होगा। और ट्राई करिए कि मैक्स टू मैक्स 5 से 10 साल, मैक्सिमम 10 साल से ज्यादा लोन मत लीजिए। 10 साल के अंदर अंदर लीजिए, जिससे आपको इंटरेस्ट भी कम देना पड़ेगा। और इस तरीके से अगर आप घर खरीदेंगे तो आप ईएमआई के प्रेशर में नहीं आएंगे। और ये भी ट्राई करिए कि आपकी ईएमआई आपकी इनकम के 25% से ज्यादा ना हो। जितनी आपकी इनकम है उससे 25% से ज्यादा ईएमआई ना जाए। अगर आप ये स्मार्टर तरीका अपनाएंगे तो फिर आपके लिए घर खरीदना जेल नहीं बनेगा। आप फाइनेंशियली फ्री होके, फ्री माइंडेड होके अपने घर को एंजॉय कर सकते हैं, अपने घर में पीस ऑफ माइंड से रह सकते हैं। बैंक के चक्कर में बर्डन लेके अपनी पूरी जिंदगी बैंक को दान में मत दे दो। दोस्तों, आप कमेंट करके मुझे जरूर बताइए कि क्या आप अपने पड़ोस के शर्मा जी से डर के या उनके प्रेशर में आके, उनको दिखाने के लिए, सोसाइटी में इज्जत पाने के लिए आप ईएमआई पे लोन लेना चाहेंगे, घर लेना चाहेंगे, जिसमें आप 25 साल तक के लिए फंसेंगे, या आप फाइनेंशियल फ्रीडम चुनेंगे। और अगर इस वीडियो ने आपकी आंखें खोली हो, थोड़ा बहुत आपको कुछ रियलाइजेशन मिला हो इस ट्रैप का, तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिए और इस वीडियो को उन लोगों को दबा के शेयर करिए जो लोग भी घर लेने के लिए एकदम पागल हुए हैं, भले ही उनके पास उतना बजट हो ना, उनको बस एक होम लोन का रास्ता दिख रहा हो। अगर आपके ऐसे कुछ मित्र, दोस्त, रिश्तेदार हैं तो उनको ये वीडियो ज़रूर शेयर करिए और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए अगर आपको आगे इस तरह की और वीडियोस चाहिए तो। वैसे मैंने चैनल पे बहुत वीडियोस बनाई हुई हैं, आप वो भी जाके चेक कर सकते हैं। और आगे आने वाली वीडियोस के लिए भी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर हिट कर लीजिए। जय हिंद,
जय भारत, हर हर महादेव।